नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। और जैसा कि हर हफ्ते हम किसी एक ख़ास टॉपिक पर दिलीप मंडल के साथ आपके सामने चर्चा करते हैं, तो इस हफ्ते हम फिर हाजिर हैं एक ख़ास टॉपिक लेकर के। इस बार हम आपसे जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है जो 195 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की बीजेपी ने घोषणा की है, उस पर हम दिलीप मंडल से बातचीत करेंगे। दिलीप जी, इस बार जो 195 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, उसमें एक ख़ास बात ये देखी कि तमाम मंत्रियों के और सांसदों के या बड़े नेताओं के नाम नहीं हैं उसमें। तो ये क्या दिखाता है? बीजेपी मतलब क्या करना चाह रही, क्या रणनीति है इसके पीछे? देखिए, कुल मिलाकर बीजेपी ने इस बार 34 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे हैं। 34 बड़ी संख्या है, लेकिन इतना जनरली एंटी इनकम्बेंसी चूंकि नेताओं की अपनी होती है, इसलिए अगर काट दिया है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सभी पार्टियां लगभग हर कैंडिडेट को दूसरी बार कैंडिडेट बनाए, हर विजेता को दूसरी बार कैंडिडेट बनाए, जरूरी नहीं है। मैं इसमें एक दूसरा पैटर्न देख रहा हूँ, बहुत पैटर्न ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस पर हमको गौर करना चाहिए। बीजेपी ने इस बार कैंडिडेट चुनते हुए बीजेपी की एक छवि जो है कि वो एक कम्युनल पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है और उसी के कारण बीजेपी है और सत्ता में आई है, इसका एक नेगेशन, इसका एक नकार मुझे यहाँ पर दिखता है। क्योंकि उन्होंने जो इस दौरान पिछले 5 साल में जिन्होंने सबसे तीखी कम्युनल बयानबाजियां की या कुछ कम्युनल एक्ट किए, उन सबके टिकट कटे इस बार। माफ़ करिए, लेकिन आप आप कह रहे हैं कि वो मतलब एक तरीके से हिंदुत्व को से अपने को दूर कर रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ मैं, ये वही तो उसकी कोर राजनीति है। मैं इसको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट नहीं मिला, हाँ। रमेश बिधूड़ी को नहीं मिला, परवेश वर्मा को नहीं मिला। ये तीनों कम्युनल बहुत तीखी बयानबाजियों की वजह से चर्चित रहे। और तो बीजेपी के लिए फायदे की बात है ना। जयंत सिन्हा को नहीं मिला, जिन्होंने लिंचिंग के कुछ दोषियों को माला पहनाया था। तो ये जो नहीं किया, ये सिर्फ बीजेपी के एक बदली हुई स्ट्रेटजी को दिखा रहा है कि हमको इतना कम्युनल होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी यहाँ पर से कोई साधु बनने जा रही है और वो हिंदू मुस्लिम बाइनरी को छोड़ देगी या जो सावरकराइट आइडिया ऑफ हिंदुत्व है इसको छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें गंदा नहीं दिखना है। दुनिया की नजर में हमें ब्लेटेंटली कम्युनल या ब्लेटेंटली बदमाश नहीं दिखना है। और इसको हम अफोर्ड कर सकते हैं। इस समय हम इतना सा पर्ज कर सकते हैं, इतनी सी सफाई कर भी देंगे पार्टी में, तो हमारे इलेक्टोरल फॉर्च्यून पर कोई असर नहीं आएगा। ये बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस को दिखा रहा है कि हम सबसे तीखी कम्युनल बयानबाजी करने वाले कुछ नेताओं को अगर टिकट नहीं भी देते हैं तो भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस कॉन्फिडेंस के साथ जरूरी नहीं बीजेपी जीते, लेकिन इससे क्या ये नहीं होगा कि जो उनका कोर हिंदू वोट है, जो काफी कट्टर है इस मामले में हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के, वो उनसे दूर छिटक नहीं सकता है? आपको नहीं लगता? मैं यही कह रहा हूं कि बीजेपी ने अपने कोर इश्यूज नहीं छोड़े हैं। आप देखिए, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का वो जो वोटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, उनको जितनी संतुष्टि दी है आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मतलब उन्होंने उनको राम मंदिर दे दिया फाइनली, उन्होंने लगभग काशी दे दिया। काशी में आज अगर आप जाएंगे तो जो मस्जिद है वो इतनी बौनी से दिखती है, उसके आसपास इतना कुछ बड़ा बना दिया है कि अब वो है भी और नहीं भी है। वो मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद, वो है भी और नहीं भी है, इतना कर दिया। अच्छा। उनको उन्होंने 370 सेटल कर दिया कि भाई ठीक है, पूरे तौर पर भारतीय संविधान के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, उनकी इच्छा थी। और एक कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ था कश्मीर में, इसके बदले के तौर पर उन्होंने उनसे उनका राज्य छीन लिया, उनका वो मुख्यमंत्री छीन लिया, और आज वो चुनाव करके अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अब इन सबकी संतुष्टि कल्पना कीजिए ना। या उन्होंने जो एक सुविधा थी जो मुसलमान मर्दों की और हिंदू मर्दों की सुविधा नहीं थी कि 3 बार तलाक बोले और छुट्टी, ये अधिकार भी उनसे छीन लिया। तो ऐसा नहीं है कि इनको वो संतुष्ट नहीं कर रहे, या कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक अगर आप पूरा देखेंगे इन अ रो, तो आप ये पाएंगे कि जब अटल जी थे और आडवाणी जी थे, तो आडवाणी जी को माना जाता था कि थोड़ा सा तेज़ हैं, ठीक है, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के प्रखर हैं। फिर उसके बाद में मोदी आए, ठीक है, मोदी को माना जा रहा है कि अब उनके सामने वो लिबरल हैं, ये ज़्यादा प्रखर हैं। अब योगी और मैं थोड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ। हाँ, डिसएग्री कर रहा हूँ। हाँ। जब बीजेपी आडवाणी, जोशी, नहीं, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, तब आप डिफर कीजिए। आप मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर डिफर कीजिए। अब मोदी और योगी में देख लीजिए, लोगों को ये लगता है कि
योगी ज़्यादा प्रखर हैं इन कंपैरिजन टू मोदी। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी लगातार अपने हिंदुत्व को प्रगाढ़ करती रही। क्या कहीं इसके पीछे ये मोटिव तो नहीं है पीएम मोदी का कि जो पार्टी के अगले सांसद जीत करके आएंगे वो चूंकि नए रहेंगे तो विरोध का स्वर विद इन द पार्टी नहीं उठेगा, इसलिए जो मैं कहूँगा वही होगा, जो मैं चाहूंगा वही करूंगा। मुझे लगता है कि ये करने की इस समय नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बीजेपी में इस समय कोई नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 3 भी नहीं, 4 भी नहीं। जो अब आता है वो बीजेपी में नंबर 5 पे कहीं पर है। शाह नहीं है नंबर 2? नहीं, वो योगी नहीं, वो कहाँ नंबर 2 जैसे अब बीजेपी में कहाँ इस समय वो फासला इतना बड़ा हो चुका है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। दूसरा कि नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने राम मंदिर के सवाल पर जो अलग स्ट्रेटजी अपनाई वाजपेयी और आडवाणी की बीजेपी से, भाई उन्होंने तो 2-2.5 लाख बुला के तोड़वा दिया। हाँ। संविधान, हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबको दरकिनार करके तोड़ दिया। राम मंदिर मोदी जी ने कैसे बनाया? मोदी जी के राम मंदिर बनाने का तरीका, इंतजार करो, 1 साल इंतजार, 2 साल इंतजार, 4 साल इंतजार, 5 साल, 6 साल, 7वें साल कोर्ट का ऑर्डर आएगा तब बनाएंगे। हाँ। ये बीजेपी जो है वो पहले की तरह की उद्दंड बीजेपी नहीं है वाजपेयी जी और आडवाणी जी की तरफ का। आप उल्टा कह रहे हैं कि मोदी जी की बीजेपी ज्यादा एग्रेसिव हो गई है वाजपेयी जी की बीजेपी से। मैं कह रहा हूं कि वाजपेयी ने तो कहा था ना जमीन समतल कर दो। हाँ। जमीन में कंकड़ पत्थर हैं, समतल करना पड़ेगा। अभी क्या था, ये तो मोदी का तरीका नहीं था। मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा तब बनाएंगे, इंतजार करते रहे। मतलब आप कहना चाहे मोदी जी बहुत लिबरल हैं। मोदी जी सभी वर्गों को साथ लेके चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि वो आडवाणी और वाजपेयी की बीजेपी से ज्यादा लॉ अबाइडिंग है, ज्यादा कानून की उनको परवाह है, ज्यादा संविधान की परवाह है। आप ज्यादा बच के निकल रहे हैं, लेकिन चले कोई बात, ज्यादा इंस्टीट्यूशंस की इनको परवाह है। हाँ। इंस्टीट्यूशंस की परवाह अगर नहीं होती तो कॉलेजियम के खिलाफ लाए थे कानून। 4 जजों ने कहा नहीं मानते। हाँ। इन्होंने कहा ठीक है, नहीं मानते तो नहीं मानते। तो ये लेकिन 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 इसमें एक बात और है, कोलिजियम वाली जो बात थी वहां तो कभी कभी प्रधानमंत्री को स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कुछ चीजों के लिए। तो ना होना भी तो फिर तो ये कहा जा सकता है कमजोर प्रधानमंत्री। सीए 5 साल में लागू नहीं किया, तो मतलब आप कमजोर प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं? वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि स्टेट्समैनशिप भी है कि हमें अंतर्विरोधों पर नहीं खेलना है। कोलिजियम सिस्टम की जो आपने बात करी वो विवादित रहा है, और एक जो व्यवस्था है कि किस तरीके से जजों की नियुक्ति हो, उस पर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस तो मुझे लगता है दिखानी चाहिए थी। नहीं दिखाई उन्होंने। वो एक्चुअली उस मामले में वो टकराव की राजनीति से परहेज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। किसान आंदोलन पे भी क्या था, 2 राज्यों किसानों का आंदोलन था। चाहते तो वो जरूरी नहीं था कि वो पूरे देश के किसानों के सवाल को लेकर कर सकते थे। एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो कैंडिडेट्स का इस बार का चुनाव किया उसमें मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि उन्होंने बहुत ओवरटली, एग्रेसिवली कम्युनल बल्कि एक चीज और देखिए आप, नुपुर शर्मा ने एक बयान दिया था टेलीविजन पर और उसके बाद बीजेपी के समर्थकों को गुदगुदी आई होगी, मजा भी आया होगा, लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी ने क्या किया, प्रवक्ता पद से उनको हटाया। तो बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को इस समय अंतर्राष्ट्रीय छवि, अपनी एक अपेक्षाकृत उदार लोकतांत्रिक छवि, इसकी परवाह इतनी है कि वो बहुत एग्रेसिवली कम्युनल हुए बनाकर काम चल जाता है तो चला ले रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाएगी तब बीजेपी अपनी पुरानी लय में आ सकती है। ये जरूरी, ये एक टैक्टिकल उनका पीछे हटना है कि हम थोड़ा सा पीछे हट के देखते हैं, हमें ये जो उपद्रवी हैं इनके बगैर हमारा काम अगर चल जाता है आप उपद्रवी शब्द यूज कर रहे हैं। हाँ, मतलब उपद्रवी ही है, मतलब ये संसद में उलझुल बयान देना या मतलब उत्पात करना, लिंचिंग करने वालों को माला पहनाना, क्यों कर रहे हो भाई, क्या जरूरत है इससे? क्या बीजेपी जिस समय सबसे सांप्रदायिक उत्पात में थी 92 के बाद, मतलब सबसे ज्यादा जब हिंसा हुई, 2000 के आसपास लोग मरे, दंगे, मस्जिद गिराना, उस समय तो बीजेपी सारे चुनाव हारी है ना। सांप्रदायिकता से बीजेपी जीती है। ये असल में अगर कोई भी विश्लेषक अगर इस बात को कह रहा है कि सांप्रदायिक पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी ने 2014 और 2019 जीता है, तो वो बीजेपी की पॉलिटिक्स और देश की पॉलिटिक्स को समझता ही नहीं है। जिस समय सांप्रदायिक तापमान बहुत ऊंचा रहता है, कर्नाटक में सांप्रदायिक तापमान इन्होंने बहुत ऊंचा कर दिया, राम सेना, ये वो लव जिहाद, फलाना ढिमकाना कर दिया, ये हिजाब नहीं, कर्नाटक हार गए। कम्युनल हाई पिच पर बीजेपी जीत जाएगी
इसकी कतई गारंटी नहीं है। और बल्कि अनुभव हमें बता रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद बीजेपी हारी, यूपी हारी, वो मध्य प्रदेश हारती है, राजस्थान में मुश्किल से सरकार बचा पाती है, हिमाचल हारती है 1993 में। इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश जो है कम्युनल पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट नहीं करती है। बीजेपी कम्युनल पॉलिटिक्स से नहीं जीतती है, ये मैं कहूँगा। तभी नहीं जीती ना जब लोग जनता एक्सेप्ट नहीं करती। कम्युनल पॉलिटिक्स की एक उम्र भी है, उसका एक उस तापमान पे आप क्या कौन सा खाना पका सकते हैं, ये इसकी लिमिटेशंस भी है। अब कम्युनल तापमान पर आप कढ़ाई चढ़ाकर मतलब जीत वाला व्यंजन नहीं पका पाएंगे, मतलब ऐसी मिठाई नहीं बनेगी जो आपको मतलब सात रेस कोर्स रोड में बैठ के आप लोक कल्याण मार्ग पे बैठ के आप खाएं, वो मिठाई कम्युनल चूल्हे पे नहीं पकाएगी। अयोध्या का राम मंदिर जो है, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई बिना कंप्लीट हुए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवा देना इलेक्शन के पहले पहले, ये क्या दिखाता है बीजेपी का? क्या ये हिंदुत्व की राजनीति नहीं है? हिंदुत्व की राजनीति तो है ही, मैं कहता कि हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी छोड़ेगी नहीं, लेकिन गंदे वाली कम्युनल पॉलिटिक्स वो नहीं करेगी, मैं ये कह रहा हूँ। मैं दो अलग अलग चीजें हैं भाई। राम मंदिर का उद्घाटन समारोह हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अभी उस भाषण में अगर नरेंद्र मोदी बाबरी मस्जिद को किस तरह से गिराया गया और उसके शहीदों को मतलब ये वो और उसका अगर वो करते तो कितना मजा आता लोगों को, मतलब जो हिंदू ओवरटोन वाले लोग हैं उनको तो बहुत मजा आता। बाबरी मस्जिद शब्द का नाम नहीं लिया उस पूरे भाषण में, जिक्र तक नहीं किया कि एक मस्जिद को गिरा कर यहाँ मंदिर बनी है, जो कि कायदे से वो विजय है। उस विजय का जिक्र कर रहे थे क्या नरेंद्र मोदी? शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ उस पूरे भाषण में। तो बीजेपी हिंदू पॉलिटिक्स करेगी, बीजेपी सावरकराइट हिंदुत्व पर चलेगी, लेकिन इस समय वो अफोर्ड कर पा रही है कि गंदी बयानबाजी फालतू वाली, अच्छा, तो उनके हिसाब से अभी मतलब आपका ये कहना है, आपका कल को उपयोगी हो जाएगी तो उपयोग कर लेंगे। ठीक है, आपका ये कहना है कि बीजेपी इस समय जिस हिंदुत्व को फॉलो कर रही है वो सॉफ्ट हिंदुत्व है एक तरीके से, मतलब हमें किसी दूसरे को बुरा नहीं कहना है। परिभाषाओं का क्या मतलब है शिव, मुझे नहीं पता है कि ये परिभाषाएं किस तरह से बनती है, क्या सॉफ्ट क्या हार्ड। जो सॉफ्ट हिंदुत्व था अगर कांग्रेस का, तो उस समय एक एक दंगों में 2-3 हजार लोग यूं मर जाते थे। दिल्ली में शायद 4,000 लोग मर गए। अभी पिछले 10 साल में कितने ही तो दंगे हुए हैं, सब मिला जुला के एक दिल्ली वाला है, 10-12 लोग मरे हैं, मतलब 10 साल में इतने। तो मतलब जब ये मेरे ख्याल से उस समय राजीव गांधी रहे होंगे प्रधानमंत्री और चिदम्बरम इंटीरियर अफेयर्स मिनिस्टर थे, दिल्ली के बगल में 50 किलोमीटर दूर 7-7 10-10 दिन तक दंगा चला है हाशिमपुरा और मलियाना में, और सैकड़ों लोग मरे हैं और होने दिया गया है। तो क्या सॉफ्ट क्या हार्ड, बहुत मुश्किल है कहना कितना जो सॉफ्ट था वो कितना सॉफ्ट था और जो हार्ड है वो कितना हार्ड है। अगर कम्युनल दंगे, हिंसा और इन चीजों से अगर आप नापेंगे ना तो बहुत बहुत हालांकि लिंचिंग का आरोप तो बीजेपी पर भी लगता रहा है कि इनके मतलब कितनी लिंचिंग है, और मतलब क्या ये यूनिक है, क्या ये सेकुलर स्पेस के अंदर। आप देखिए ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या बता रही है, बंगाल में आज तक तो कभी कोई कम्युनल सरकार नहीं बनी। मुसलमानों की हालत सबसे खराब बंगाल में क्यों है? सिर्फ 2.1% क्यों जॉब में मुसलमान है? तो जो सॉफ्ट है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए, या इससे पहले की जो लेफ्ट की सरकार, लेफ्ट और कांग्रेस पिछले काफी समय से तो ममता बनर्जी, लेफ्ट और कांग्रेस की सरकार के समय में मुसलमानों की जितनी दुर्गति हुई पश्चिम बंगाल में उतना भारत में कहीं नहीं हुई है। और इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है 2.1% जॉब्स, लगभग 25% आबादी। मारना ये थोड़ी तो हर से मार ही थोड़ी देते हैं। आपने अगर किसी समुदाय को इतना हाशिए पर धकेल दिया है तो भी तो बीमारी से गरीबी से मर भी तो रहे, और इस वजह से मुसलमानों को एक सीमा से ज्यादा वो नाराज नहीं कर पाएंगी। और ये उनका मतलब उनके राजनीतिक अंत का कारण भी बन सकता है, क्योंकि आपको जब एक वोटर इतना महत्वपूर्ण हो जाए कि आप उसके सारे कर्मों को आप इग्नोर करने लगेंगे तो आप उसका एक प्रतिरोध खड़ा कर देते हैं, और वो प्रतिरोध काफी बड़ा हो सकता है। और हो सकता है कि ममता बनर्जी को जो सिंगूर और नंदीग्राम ने इनके लिए किया, लेफ्ट के लिए किया, संदेश खाली उनका सिंगूर और नंदीग्राम था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस में इसकी वजह से ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है? कि लोकसभा चुनाव में ही ये दिख जाए, कई बार उसके फॉल आउट थोड़ा देर से समझ में आते हैं, लेकिन लोकसभा में क्या हो सकता है? बीजेपी को क्या इसका फायदा मिलेगा? कभी प्रेडिक्शन किया नहीं है तो मैं इससे बचना चाहूंगा। अच्छा, देखते हैं मतलब, लेकिन राजनीतिक आधार वगैरह के मामले में
ये जो उन्होंने मुस्लिम को कोर अपना वोट बना लिया है, ये नुकसान इनको कर सकता है। अच्छा, कर सकता है शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, करेगा मैं कैसे कहूँ, मतलब 5 चीजें और होती हैं, 1000 चीजें और होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और वहां पर पॉलिटिक्स की सच्चाई होती है। उसमें से आप हो सकता है कि 5 फैक्टर को जान रहे हैं और हो सकता है 995 फैक्टर के बारे में हमें नहीं पता होगा। यूपी की ही अगर हम बात करें, जहाँ पर 80 सीटें हैं, तो वहाँ बहुत डिसाइसिव होता है। यहाँ पर सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या ये बीजेपी को रोकने में ये सक्षम हो पाएंगे? देखिए, यूपी को लेकर जो बीजेपी की लिस्ट है उसमें जैसे बाकी जगह थोड़ा बहुत डिसरप्शन है, उन्होंने टिकट काटे हैं, यूपी में आमतौर पर निरंतरता है। ज़्यादातर सांसदों को उन्होंने टिकट दिया है। तो जो एक सामाजिक समीकरण नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आदित्यनाथ इन लोगों ने मिलकर यूपी में बनाया है, वो उनके 2 बार का जिताऊ समीकरण है। उनके हिसाब से 2 बार वो उस समीकरण से जीत चुके हैं, और इसको वो डिसरप्ट नहीं कर रहे हैं, इसको वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, इसको उसमें वो निरंतरता में जा रहे हैं। तो जब तक इस निरंतरता के जवाब में सपा या बसपा या कांग्रेस कोई इस संतुलन को डिसरप्ट करने वाली कोई चीज नहीं करती है, तब तक बीजेपी की काट वहां पर नहीं है। क्योंकि जो बीजेपी का वोटर है 40%, 42%, 45% अलग अलग चुनाव में जो आया है, सवाल ये नहीं है कि आप अपने वोटर को कितना उत्साहित करते हैं विपक्ष के लिए, सवाल ये है कि आप वहां से कुछ कितना ला पाते हैं। तो वहां से आप क्या ला पा रहे हैं, सवाल ये है। क्या कांग्रेस और सपा या बसपा बीजेपी के वोटर को खींच कर लाने वाली कोई चीज कर रही है? इसको लेकर मुझे बहुत स्पष्ट कोई संकेत और नहीं मिल रहे हैं। ओवैसी का आना भी नुकसानदायक हो सकता है। ओवैसी वहां पर बहुत मार्जिन का प्लेयर हमेशा रहा है। नॉर्थ में भी ओवैसी बहुत मार्जिन के प्लेयर हैं। ओवैसी से 1-8 सीट के अलावा कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे विधानसभा चुनाव में भी 1% ही वोट मिले थे। 1-2 कंस्टिट्यूएंसी में फर्क पड़ेगा। ओवैसी बस ये है कि नॉइज क्रिएट करते हैं, बस वो मीडिया के लिए नॉइज हैं, पॉलिटिकल फैक्टर नहीं है। मुसलमान भी उस तरह से वोट नहीं करेगा कि ओवैसी आ गया तो ओवैसी को डालाएंगे, ऐसा होता नहीं है, हुआ नहीं अभी तक। मुझे नहीं लगता है कि ये वोटिंग पैटर्न है, ये मीडिया का तमाशा है। तो ये जो मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने जो संतुलन बनाया अपने पक्ष में झुकाया है, इस संतुलन को डिसरप्ट करने वाली कोई चीज यहां से हो रही है क्या? ये अभी इनके टिकट बंटवारे के बाद ही समझ में आएगा कि ये अगर टिकट बंटवारा पॉलिटिक्स में सिर्फ एक चीज है, ऐसी 50 चीजें और होती हैं। तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि इनके पास यूपी को विन ओवर करने की या बीजेपी के जो वोट हैं उसको अपने पक्ष में लाने की बहुत कोई तैयारी मुझे दिखती नहीं है। या क्योंकि वो कहेंगे क्या, वो कहेंगे क्या, वो क्या कह रहे हैं? पीडीए करेंगे कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक करेंगे, या कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। क्या ये बीजेपी को वोटर को अपनी तरफ खींच पाएगा? आप पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए आपने अपने शासन काल में क्या किया था, लोग उससे आपको नापेंगे, इससे नहीं नापेंगे कि आप अब क्या वादा कर रहे हैं। आप कोई पहली बार चुनाव तो लड़ नहीं रहे, तो 4 बार आप सरकार में रह चुके हैं। कांग्रेस उससे पहले कई बार सरकार, उससे ज्यादा बार सरकार में रह चुकी है। अब अचानक से कहेंगे कि हम पिछड़ों के लिए करेंगे, तो पिछड़ा पूछेगा ना कि भाई आपने अपने इन शासनकाल में क्या किया था। आपको हम बीजेपी से अलग कैसे देखें, इसके लिए आपके वो तत्व क्या है, इसका इनके पास जवाब नहीं है। न्याय यात्रा करके समझा तो रहे हैं। यात्रा करने से क्या मतलब, यात्रा करने मैं वही कह रहा हूं कि आप क्या करने वाले हैं, मैं क्या करूंगा और मैंने क्या किया है, इन दोनों के बीच कहीं पर जनता ट्रुथ तलाशती है कि आपने किया क्या है। आपने जाति जनगणना, आपके पास मौका था, आपने कराया था क्या? नहीं कराया था। 2011 में करा सकते थे। अब आप कह रहे हैं कराएंगे, तो आपने नहीं कराया था, कराएंगे। इन दोनों के बीच गैप कितना हो गया? जनता ये भी तो समझ सकती है कि तब राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी नए चेहरे हैं, राहुल गांधी चला रहे थे कांग्रेस को उस समय भी। राहुल गांधी अब वही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं और रियलिटी, इसके बीच का मिसमैच इतना ज्यादा है। इस मिसमैच की वजह से मुझे वहां पर कोई जादू होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत मतलब भयानक अनिश्चितताओं का खेल है।
कल कोई नई चीज नहीं हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज की तारीख में कम से कम उनके पास बीजेपी की कोई काट यूपी में मुझे नहीं नजर आ रही है। लेकिन कल चीजें बदल जा सकती हैं, तो वो कल का हम इंतजार करेंगे। और साउथ में क्या लगता है आपको? साउथ बीजेपी का नहीं है। हाँ, साउथ बीजेपी का नहीं है। कर्नाटक में अगर सिर्फ छोड़ दें तो बीजेपी को पैर टिकाने की जमीन नहीं मिलेगी, उनके लिए नहीं है इस बार का चुनाव। वो हालांकि अभी उन्होंने टिकट वगैरह अनाउंस किए हैं तेलंगाना वगैरह में। तो ये थी हमारी दिलीप मंडल से इस हफ्ते की चर्चा, जिस पर उन्होंने बताया कि बीजेपी ने जो उम्मीदवारों की घोषणा की है उससे वो किस तरह की राजनीति करना चाहती है, किस तरह से इस बार इलेक्शन जीतना चाहती थी। अगले हफ्ते हम फिर किसी एक खास टॉपिक पर आपसे चर्चा करेंगे आपके सामने और फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।